दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर सर डीएमवी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों हम सभ्यताओं पर चर्चा कर रहे थे और सभ्यताओं को निरंतर आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं बागोर की सभ्यता। जी हां दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बागोर की सभ्यता। दोस्तों अगर बागोर की सभ्यता की बात की जाए तो बागोर की जो सभ्यता है वो भीलवाड़ा में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। दोस्तों बागोर की सभ्यता कहां स्थित है? भीलवाड़ा में। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बागोर की सभ्यता के उपनामों की बात करें तो बागोर की सभ्यता को हम महासतियों का टीले के नाम से भी इसे जानते हैं। दोस्तों बागोर की सभ्यता को महासतियों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे हम महासतियों का टीला भी कहते हैं। इसके अलावा इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी बागोर की सभ्यता को कहा जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि बागोर की सभ्यता किस युग से संबंधित है तो बागोर की सभ्यता पाषाण तथा ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। अगर पाषाण काल में अगर हम बात करें तो पाषाण काल में ये लघु व मध्य पाषाण काल से संबंधित है दोस्तों। यानी कि ये पाषाण काल और पाषाण काल में भी लघु और मध्य पाषाण काल के इसमें अवशेष देखने को मिले हैं। इसके अलावा ताम्र पाषाण काल के अवशेष भी इस सभ्यता में देखने को मिले हैं। दोस्तों जब हमने पाषाण काल पर चर्चा की थी तो पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था, जिसके अंदर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक उत्तर पाषाण काल। इन तीनों कालों में से दो काल है लघु वह मध्य पाषाण काल, इसके अवशेष इस सभ्यता में देखने को मिले हैं। इसके अलावा ताम्र पाषाण के भी अवशेष इस सभ्यता में देखने को मिले हैं। दोस्तों अगर हम बागोर की सभ्यता की बात करें तो ये किस नदी के किनारे पर विकसित हुई? तो ये सभ्यता कोठारी नदी के किनारे पर विकसित हुई है। दोस्तों किस नदी के किनारे पर विकसित हुई है? कोठारी नदी के किनारे पर यह सभ्यता विकसित हुई है। दोस्तों अगर हम इसके खोज एवं उत्खनन की बात करें तो इसकी खोज एवं उत्खनन का कार्य 1967 में इस सभ्यता की खोज एवं उत्खनन का कार्य किया गया। दोस्तों अगर इसके उत्खनन के कार्य की अगर हम बात करें तो इसके उत्खननकर्ता जो रहे हैं वो VN मिश्र व LS लेश्विक 2 इसके उत्खननकर्ता रहे हैं। दोस्तों अगर हम इस सभ्यता से प्राप्त अवशेषों को देखें तो देखिए यहां पर हमें कौन कौन से अवशेष देखने को मिले हैं। तो देखो दोस्तों, यहां से हमें भारत में प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष देखने को मिले हैं। भारत में प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष हमें कौन सी सभ्यता से देखने को मिले हैं? दोस्तों बागोर की सभ्यता से देखने को मिले हैं। दोस्तों ये कल ही कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो किस सभ्यता से देखने को मिले हैं? तो वो बागोर की सभ्यता से हमें देखने को मिले हैं। दोस्तों तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था और कल परीक्षा में पूछा भी गया है। दोस्तों कृषि एवं आखेट के अवशेष हमें यहां से देखने को मिले हैं। इसके अलावा यहां पर हम अगर बात करें तो 14 प्रकार की कृषि किए जाने का उल्लेख भी यहां से मिला है। 14 प्रकार की कृषि का उल्लेख हमें बागोर की सभ्यता से देखने को मिला है। दोस्तों और यहां से तांबे के 5 उपकरण भी हमें मिले हैं। तो इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ ताम्र पाषाण काल से संबंधित ये सभ्यता रही है। दोस्तों अगर हम इसके बारे में आगे बात करें तो इस सभ्यता से 3 प्रकार की संस्कृति के अवशेष मिले हैं। दोस्तों अगर इस प्रकार के हमारे को स्तर पूछे या संस्कृति पूछे तो इसका मतलब ये रहता है कि ये जो सभ्यताएं हैं, जैसे हम बात करें कालीबंगा में 5 स्तरों में हमारे को अवशेष मिले हैं। इसका मतलब जो कालीबंगा सभ्यता है वो 5 बार बसी और 5 बार उजड़ी है। तो इस प्रकार संस्कृति का अर्थ भी यही होता है कि यहाँ पर हमें 3 प्रकार की संस्कृति के अवशेष मिले हैं।
तीन प्रकार की संस्कृति, यानी ये जो सभ्यता है ये भी 3 बार बसी है और 3 बार उजड़ी है दोस्तों। दोस्तों अगर हम बात करें कि इस सभ्यता से हमें महिला का एक कंकाल मिला है, और जो महिला का कंकाल मिला है दोस्तों, उस महिला के कंकाल में अगर हम देखें तो यहां पर वो जो महिला का कंकाल मिला है, महिला के कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार मिला है दोस्तों। दोस्तों महिला के गले में पत्थर व हड्डियों का हार हमें देखने को मिला है। इसके अलावा जो महिला कंकाल है उसके गले में चिपका हुआ मुस्लिम काल के धातु का सिक्का मिला है दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और ये कॉलेज लेक्चरर के प्रश्न में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि किस सभ्यता से महिला के गले में मुस्लिम पद्धति का जो सिक्का है वो किस सभ्यता से देखने को मिला है, तो ये बागोर की सभ्यता से देखने को मिला है दोस्तों। दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो यहाँ बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण, यानी जैसे हथौड़ा, गोफन की गोलियां, छेद वाले पत्थर आदि इसी सभ्यता से हमें देखने को मिले हैं दोस्तों। दोस्तों अगर हम बागोर की सभ्यता की बात करें तो बागोर की जो सभ्यता है उस सभ्यता में हमें मृतक को घर में गाड़कर उनके साथ बर्तन, आभूषण व उपकरण रखने के प्रमाण देखने को मिले हैं दोस्तों। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों। दोस्तों अगर हम इसके बाद आगे चर्चा करें तो दूसरी सभ्यता हमारे पास आती है, वो है नगरी की सभ्यता। दोस्तों नगरी की सभ्यता आज हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं नगर की सभ्यता टोंक में है, और नगरी की जो सभ्यता है दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में नगरी की सभ्यता स्थित है दोस्तों। दोस्तों अगर हम बात करें जो नगरी है, इस नगरी का जो प्राचीन नाम था वो मध्यमिका। क्या था दोस्तों? मध्यमिका इस सभ्यता का प्राचीन नाम था दोस्तों। मध्यमिका क्या नाम था दोस्तों? मध्यमिका इस सभ्यता का नगरी की सभ्यता, यानी नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका था दोस्तों। और इसका जो उल्लेख मिलता है पाणिनि के अष्टाध्याय में नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका लिखा हुआ है दोस्तों। और अगर हम बात करें नगरी की सभ्यता की, जो नगरी की सभ्यता है वह कौन सी नदी के किनारे पर विकसित हुई, तो ध्यान रखना दोस्तों, जो नगरी की सभ्यता है वो बेड़च नदी के किनारे पर विकसित हुई है दोस्तों। दोस्तों अगर हम इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज 1872 में कलाइल के द्वारा इसकी खोज की गई है। और अगर इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो इसके उत्खननकर्ता D.R. भंडारकर 1904 में इसका प्रथम उत्खनन किया है D.R. भंडारकर ने। इसके अलावा सुंदर राजन ने 1915-16 में इस सभ्यता का उत्खनन किया है दोस्तों। दोस्तों इस सभ्यता से हमें कौन कौन से अवशेष देखने को मिले हैं, तो दोस्तों अगर इसके अवशेषों की बात करें दोस्तों तो इस सभ्यता से हमें कौन कौन से अवशेष देखने को मिले हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस सभ्यता से हमें इस स्थल से हमें महाभारत कालीन व गुप्त कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें इस स्थल से किसके अवशेष मिले हैं? इस स्थल से हमें महाभारत कालीन व गुप्त कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं दोस्तों, यानी दोनों के प्रमाण मिले हैं, यानी हमें महाभारत काल के भी प्रमाण मिले हैं, इसके अलावा इसके बाद हमें गुप्त काल के भी हमें प्रमाण देखने को मिले हैं दोस्तों। दोस्तों अगर इस सभ्यता में हम आगे चर्चा करें तो यहां से हमें 4 चक्राकार कुएं भी मिले हैं दोस्तों। कितने कुएं मिले हैं? 4 चक्राकार कुएं इस सभ्यता से हमें देखने को मिले हैं दोस्तों। दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो यहां पर वैष्णव मंदिर के भग्नावशेष इस सभ्यता से हमें देखने को मिले हैं, जो कि भारत का प्राचीनतम वैष्णव मंदिर माना जाता है। यह वैष्णव मंदिर है दोस्तों, वैष्णव मंदिर
माना जाता है दोस्तों। दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो अगली सभ्यता की हम चर्चा करें तो यहाँ पर नालियासर की सभ्यता। नालियासर की जो सभ्यता है दोस्तों वो जयपुर में स्थित थी। कहाँ स्थित थी? जयपुर में। अभी नवीनतम जिलों के गठन के आधार पर आज वर्तमान में ये जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है दोस्तों। दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो नालियासर की सभ्यता जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। इसके अतिरिक्त अगर इसके युग की बात करें तो यह लोह युग से संबंधित मानी जाती है। कौन से युग से संबंधित मानी जाती है? लोह युगीन सभ्यताओं में ये रखी गई है दोस्तों। और इसका जो कालक्रम है, इसका कालक्रम 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी तक इसका कालक्रम माना गया है दोस्तों। अगर हम नालियासर की सभ्यता की खोज की बात करें तो इसकी खोज कर्नल हेंडले ने, किसने की है? कर्नल हेंडले ने इस नालियासर की सभ्यता की खोज की है दोस्तों। अगर इसके उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी ने इसके उत्खनन का कार्य किया है दोस्तों। दोस्तों अगर हम इन सभ्यताओं में आगे चर्चा करें तो इस सभ्यता से हमें कौन कौन से अवशेष देखने को मिले हैं, तो इस सभ्यता से हमें स्वर्ण निर्मित सिंह का सिर, स्वर्ण निर्मित सिंह का सिर इस सभ्यता से देखने को मिला है। इसके अवशेष हमें देखने को मिले हैं दोस्तों। यानी सोने से निर्मित है सिंह का सिर, यानी शेर का जो सिर है वो हमें कौन सी सभ्यता से देखने को मिला है? नालियासर की सभ्यता। और नालियासर सभ्यता किस युग से संबंधित मानी जाती है? लोह युग से संबंधित मानी जाती है दोस्तों। दोस्तों अगर हम इसके बारे में आगे चर्चा करें तो इससे हमें मिट्टी के बांट भी देखने को मिले हैं। अलंकार युक्त ईंटें, अलंकरण युक्त ईंटें इस सभ्यता से देखने को मिली है। जबकि दोस्तों अगर हम कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो हमें कालीबंगा सभ्यता से अलंकृत फर्श जो देखने को मिला था, और यहाँ पर हमें अलंकृत युक्त ईंटें देखने को मिली है दोस्तों। दोस्तों यहाँ से हमें हड्डी के पासे भी देखने को मिले हैं, कांसे के कड़े यहाँ से हमें देखने को मिले हैं। 105 कुषाणकालीन मुद्राएं भी हमें इस सभ्यता से देखने को मिली है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हम अगली सभ्यता की बात करते हैं। एक छोटी सी सभ्यता है जोधपुरा की सभ्यता। अगर जोधपुरा की सभ्यता की बात करें दोस्तों तो जोधपुरा की सभ्यता ये किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो जोधपुरा की सभ्यता वर्तमान के कोटपुतली बेहरोड जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है दोस्तों? कोटपुतली बेहरोड जिले में जोधपुरा की सभ्यता स्थित है दोस्तों। दोस्तों अगर हम जोधपुरा की सभ्यता के उपनाम की बात करें तो जोधपुरा की जो सभ्यता है उसे हम धरतूल घाट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इस सभ्यता को हम धरतूल घाट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? धरतूल घाट के नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है दोस्तों। अगर इस सभ्यता के बारे में अगर हम आगे चर्चा करें तो देखिए ये जो सभ्यता है ये भी लोह युगीन सभ्यता मानी जाती है। किस युग से संबंधित मानी जाती है दोस्तों? लोह युग से संबंधित ये सभ्यता मानी जाती है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो जोधपुरा की सभ्यता है ये किस नदी के किनारे पर विकसित हुई, तो जोधपुरा की जो सभ्यता है वह साबी नदी के किनारे पर विकसित हुई है दोस्तों। और ये साबी नदी के किस किनारे पर स्थित थी दोस्तों? तो ये साबी नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित थी दोस्तों। यानी साबी नदी के पूर्वी किनारे पर यह सभ्यता विकसित हुई है दोस्तों। और साबी नदी का उद्गम, साबी को सेव ऐसे याद रखना चाहिए। साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियां जयपुर ग्रामीण से इसका उद्गम माना जाता है दोस्तों। दोस्तों अगर हम बात करें जोधपुरा सभ्यता की तो जोधपुरा सभ्यता भी 5 स्तरों में इसका उत्खनन किया गया है दोस्तों। इस पर कितने स्तर मिले हैं? 5 स्तर। यानी ये भी हम कह सकते हैं कि 5 प्रकार की संस्कृति इस सभ्यता से हमें देखने को मिली है दोस्तों। देखिए अगर हम स्तर की बात करें तो यहां से भी हमें कितने स्तर मिलते हैं?
5 स्तर इस सभ्यता से हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, अगर इस उत्खनन की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसके उत्खनन की बात करें तो इसका जो उत्खनन है वो आरसी अग्रवाल के निर्देशन में विजय कुमार द्वारा 1972-73 में इसका उत्खनन करवाया गया है दोस्तों। किसने करवाया था दोस्तों? आरसी अग्रवाल के निर्देशन में विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया था। और कब किया था? 1972-73 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया है दोस्तों अगर हम इसके कालक्रम की बात करें तो इसका कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक के विभिन्न स्तरों के हमें यहां पर प्रमाण देखने को मिलते हैं दोस्तों। किसके प्रमाण देखने को मिलते हैं? हमें 2500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक के प्रमाण हमें यहां से देखने को मिलते हैं दोस्तों अगर हम आगे देखें तो इससे कौन कौन से अवशेष हमें देखने को मिलते हैं तो देखिए, यहां से हमें लोहा गलाने की भट्टियां भी मिली है दोस्तों। कौन सी भट्टियां मिली है? लोहा गलाने की भट्टियां यहां से हमें देखने को मिली है। इसके अलावा हमें लोहे के जो शस्त्र हैं, लोहे के शस्त्र यहां से हमें देखने को मिले हैं। लोहे के तीरों के अग्रभाग, जो तीरों के आगे वाले भाग होते हैं, वो हमें इसी सभ्यता से देखने को मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों, लोहे की कीलों के साख से, लोहे की कीलों के साख से इस सभ्यता से हमें देखने को मिले हैं दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो इस सभ्यता से हमें शंख से निर्मित चूड़ियों के टुकड़े भी इस सभ्यता से हमें मिले हैं। इसके अलावा अगर संस्तर या स्तर की बात मैं करूं तो इस सभ्यता से हमें 5 संस्तरों की जानकारी मिलती है दोस्तों। अभी मैंने इसकी चर्चा शुरुआत में की थी कि यहां से हमें 5 स्तर या 5 संस्तर देखने को मिले हैं दोस्तों। अब 5 स्तर देखो, पूरे के पूरे 5 स्तर आपके सामने है दोस्तों। अगर हम प्रथम संस्तर की बात करें दोस्तों, प्रथम संस्तर में देखिए दोस्तों, यहां प्रथम संस्तर में गेरिक रंग के मृदबाण मिले हैं दोस्तों। गेरिक रंग के मृदबाण प्रथम संस्तर में देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर द्वितीय संस्तर की बात करें तो काले तथा लाल मृदबाण इस द्वितीय स्तर या द्वितीय संस्तर में देखने को मिले हैं दोस्तों। तीसरे संस्तर की अगर बात करें तो तीसरे संस्तर में हमें चित्रित दूसरे मृदबाण में कटोरे, पानी पीने के पात्र, तस्तरियां आदि मिली है दोस्तों। और ये मृदबाण लोहे युगीन संस्कृति के परिचायक माने जाते हैं। हम कह सकते हैं कि जो तीसरा युग आया उस तीसरे युग में लोहे के बर्तन हैं जो हमें देखने को मिले हैं दोस्तों। अगर हम आगे बात करें चौथे संस्तर में, देखिए चौथे संस्तर में हमें साधारण लाल रंग के मृदबाण मिले हैं जो कि मौर्य युग का प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों अगर हम 5वें संस्तर यानी पंचम संस्तर की बात करें तो पंचम संस्तर में हमें इस सभ्यता से शुंग व कुषाण काल के, अब कुषाण काल से संबंधित अवशेष इस पंचम संस्तर में देखने को मिले हैं दोस्तों इस सभ्यता को अगर हम आगे बढ़ाएं तो देखिए, यहां से अयस्क से, यहाँ के अयस्क से लोहा बनाने की धोकनी युक्त दमन भट्टियों के अवशेष मिले हैं जो देश की प्राचीनतम लोहा भट्टियां मानी जाती है दोस्तों। इस सभ्यता से संबंधित ये हमारे पास संपूर्ण जानकारी थी और मोस्ट बिंदु मैंने आपको बताए हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों अब चर्चा करने वाले हैं अगली सभ्यता। तो दोस्तों ये सभ्यता हमारे कंप्लीट होती है और अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि आपके लिए अगला टॉपिक आने वाला है प्रतिहार वंश। दोस्तों इसके बाद हम प्रतिहार वंश की शुरुआत करेंगे और एक दिन में आपको जो पाषाण युग है उस पाषाण युग को सारणीबद्ध तरीके से उसके बारे में विस्तार से फिर एक दिन चर्चा करूंगा दोस्तों, क्योंकि पाषाण युग से संबंधित अभी प्रश्न बनने लगे हैं और सबसे ज्यादा इसी से प्रश्न बन रहे हैं पाषाण काल से संबंधित। तो पाषाण काल को मैं सारणीबद्ध तरीके से फिर आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन इससे पहले हम जो छोटा टॉपिक है, इसके बाद का जो टॉपिक है प्रतिहार वंश, उसकी चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।